दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन प्रकाशन का असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का। तो जैसे देखिए इसमें 39 सेट दिया गया। इसका जो हम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसका जो आज होगा पार्ट 6 होगा और पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट बना हुआ देख सकते हैं। अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे। आप लोग को 39 सेट पूरा हम प्रैक्टिस करवा कर छोड़ेंगे। इसलिए और अगर न्यू बुक आएगा रुक्मिणी प्रकाशन ट्रेड का, और तो आपको हम प्रैक्टिस इस चैनल पर करवाएंगे, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए चलिए आज पार्ट 6 होगा। क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए 5 में क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं साइंस और जीके का क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो कहिएगा, कमेंट करिएगा रीजनिंग और मैथ का, तो उसका भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर कीजिए कि आप लोग रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस पर हम मेहनत करेंगे। आप लोग को हम उसका भी प्रोवाइड मैथ और रीजनिंग का कराएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए और अब बताइए उस मैथ और रीजनिंग के बारे में आप बताइए कि आप करना चाहते हैं, तो हम इसका दोनों का आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन अभी जो करवा रहे हैं साइंस और जीके का। तो जैसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो क्वेश्चन में कहा गया ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो बताइए ध्वनि के पिच इसके डैश पर किस पर निर्भर करती है। तो 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 5 का आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। इसका हो जाएगा ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए, क्योंकि साथ साथ थ्योरिकल भी कराते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका आप फिर कॉपी जरूर बनाइएगा, जिससे आपको याद क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसका थ्योरिकल, जैसे देखिए थ्योरिकल देखिए 5 का आप अगर इसका फिर बनाइएगा तो क्वेश्चन साथ साथ उसका थ्योरिकल आपको बताए, उसका टोटल कर लीजिएगा। आपको पढ़ने में आसान होगा और आपको प्रैक्टिस करने में, याद करने में आसान होगा। आपको फेर बनाने से ये होगा अब क्वेश्चन याद रहेगा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन, क्योंकि हम भी फेर बनाते हैं, जिससे होगा आपको याद रहेगा क्वेश्चन। जैसे देखिए कहा गया ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है और ध्वनि की तीक्ष्ण पतली हो जाती है। अब देखिए आगे इसका और क्वेश्चन दिया गया है 5 का। जैसे देखिए 5 का और क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए उसके बाद कहा गया बच्चों और महिलाओं की पतली आवाज के कारण पिच का अधिक होना। बच्चे और महिलाओं की पतली आवाज का कारण क्या है? पिच का अधिक होना। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया ध्वनि के पिच का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया ध्वनि की गुणता अधिक स्वर पर निर्भर करता है। ध्वनि की गुणता अधिक स्वर पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी, मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमपाती होती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमपाती होती है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 में कहा गया डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा बौद्ध। ऑप्शन डी इसका आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 7 का थ्योरिकल देखिए कहा गया
बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में, चैत्य बौद्ध धर्म की पूजा गृह मंदिर है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा गृह मंदिर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया, काले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कहा गया, काले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थिर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बना स्मारक स्तूप है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कहा गया, भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप को 1989 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कहा गया, सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कहा गया, बिहार बौद्ध के शिक्षा का केंद्र को कहा जाता है। बिहार बौद्ध को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया, मठ जहाँ भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं। मठ जहाँ भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं। अब चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 9 नंबर क्वेश्चन में, कौन से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है। तो कहा गया क्वेश्चन में, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है। तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर 4 ऑप्शन दिया गया, कौन हो जाएगा ये बताइए। 9 का हो जाएगा बी हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए, 9 नंबर में इसका थ्योरिकल देखिए कहा गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कहा, IPO बाजार से धन जुटाने का एक तरीका है। IPO बाजार से धन जुटाने का एक तरीका है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहा गया, NSE की स्थापना शेरवानी समिति के रिपोर्ट पर हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, NSE की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया, NSE का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है, स्थापित 1875 ईस्वी में हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन में इसका और दिया गया है, देखते हैं 9 का नहीं, इतना ही क्वेश्चन में है। तो आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, H2O2 प्लस Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। समीकरण दिया गया है, H2O2 किसके रूप में कार्य करता है ये बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक अपचायक है, एक अपचायक H2O2 क्या है, एक अपचायक है। तो इस समीकरण को जब बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, H2O2 क्या है, ये जो है H2O2 क्या है, एक अपचायक है, अपचायक। तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। अब इसका थ्योरिकल देखिए, तब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए 12 का देखिए थ्योरिकल, H2O2 प्लस Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक समझ गए हम क्या है, एक अपचायक है। H2O2 क्या है, एक अपचायक है। उसके बाद देखा क्वेश्चन में कहा गया, किसी परमाणु
अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। उसके बाद देखिए, अपचयन होने पर अणु, परमाणु या आयन पर धन आवेश का मान घटता है या ऋण आवेश का मान बढ़ता है। कहा गया क्वेश्चन, अपचयन होने पर अणु, परमाणु या आयन पर धन आवेश मतलब प्लस, धन आवेश का मान घटता है या ऋण का आवेश बढ़ता है। तो Na प्लस, उसके बाद प्लस, ई पर निगेटिव माइनस, तीर का चिन्ह Na। तो उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया, किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन को निकलना अर्थात पृथक होना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, ऑक्सीकरण होने पर परमाणु, अणु या आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाता है अथवा ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। ऑक्सीकरण होने पर परमाणु या अणु या आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाता है और ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। जैसे Na, तीर का चिन्ह, Na प्लस और उसके बाद प्लस इलेक्ट्रॉन ई पर पावर माइनस। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता बढ़ती है और संयोजकता में यदि वृद्धि पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता बढ़ती है और संयोजकता में यह वृद्धि पृथक किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब चलिए आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 में कहा गया, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन में कौन सा 16 का आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मथ। कहा गया निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिस्मथ। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इसका थ्योरिकल देखिए 16 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया बिस्मथ एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, बिस्मथ एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। उसके बाद कहा गया बिस्मथ अपने कम अभिक्रियशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद कहा गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम, पोलेनियम और स्टार्टिन को बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है। जितना भी है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है सबको। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया मेटेलॉइड को बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है। मेटेलॉइड को बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है क्योंकि वे धातु और गैर धातु दोनों के गुण वाले होते हैं और उन दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाते हैं। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा गया पोलेनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। समझ गए? पोलेनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है। पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहा गया बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड बनाने में होता है। बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड बनाने में होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।
आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 20 नंबर क्वेश्चन में 20 में कहा गया गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेग और समय। गति का पहला समीकरण किसके बीच समय दर्शाता है, वेग और समय के बीच, वेग और समय। तो अब इसका थ्योरिकल देखिए, 20 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया क्वेश्चन में गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। उसके बाद देखिए कहा गया गति समीकरण, गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था जो निम्न है। गति का समीकरण कौन दिए थे, गैलीलियो, या इसको जरत का नियम भी कहते हैं। उसके बाद पहला दिया था v बराबर u प्लस AT, वेग समय संबंध दर्शाता, वेग समय संबंध दर्शाता है। उसके बाद दूसरा दिया था s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, स्थिति समय का संबंध दर्शाता है, स्थिति समय संबंध दर्शाता है। तीसरा में दिया गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या दर्शाता है, वेग और स्थिति को दर्शाता है, वेग और स्थिति को दर्शाता है। उसका चौथा दिया था SN/TH बराबर u प्लस 1/2 2n-1 nवें सेकेंड में तय की गई दूरी बताता है। समझ गए यहाँ तक। तो इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि फेर बनाइएगा तो क्वेश्चन आपको दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा, क्योंकि हम भी बनाते हैं फेर, क्योंकि इसका हम भी फेर बनाते हैं। देखिएगा मेरा, कभी आपको हम दिखाएंगे अपना फेर कॉपी किस प्रकार हम फेर बनाते हैं, आपको हम अपना स्टडी दिखाएंगे किस प्रकार से हम करते हैं, आप लोग के लिए बताएंगे हम। तो इसलिए आप फेर जरूर बनाइए, क्वेश्चन के साथ साथ इसका थ्योरिकल भी एक साथ रहेगा तो आपको समझने में आसान होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर 21 का क्या हो जाएगा। 21 का आंसर 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा अपने जीन के आधा हिस्सा, अपने जीन का आधा हिस्सा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा, ऑप्शन बी इसका आंसर। अब देखिए इसका थ्योरिकल, देखिए 21 नंबर का थ्योरिकल देखिए। कहा गया क्वेश्चन में यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यौन प्रजनन में पहला में देखिए, यौन प्रजनन में पहला में पुरुष 22 + X होता है, महिला 22 + X होता है। तो क्या इससे क्या होता है, लड़का होता है। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया पुरुष 22 + Y होता है, महिला 22 + X होता है। इससे क्या होगा, लड़का होगा। ऊपर इसमें मिस्टेक हो गया, जैसे फिर समझिए। 1 नंबर में यौन प्रजनन में क्या होता है, पुरुष 22 + X, पुरुष 22 + X होगा, महिला 22 + X होगा। तो किसी क्या होगा, लड़की होगा। क्या होगा, लड़की। उसके बाद दूसरा में देखिए कहा गया पुरुष 22 + Y होगा, महिला 22 + X होगा। तो क्या होगा, लड़का। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया जोहानसेन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद कहा गया W वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में DNA का वह छोटा खंड जिनमें आनुवांशिक कूट निहित होता है जिन्हें जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, आनुवांशिक कोड में कुल 64 संभावित शब्द हैं, आनुवांशिक कोड में कुल 64 संभावित शब्द हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कहा गया एक जीन का एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक विडिल एवं टैटम थे। एक जीन का एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक विडिल एवं टैटम थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे,
आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया मानव में कुल तय जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें? मानव में कुल। उसके बाद क्वेश्चन में लिंग सहलता की खोज टी.एच. मॉर्गन ने किया था। लिंग सहलता की खोज टी.एच. मॉर्गन ने किया था। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? बताइए, चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कौन गलत होगा बताइए। 24 का हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक यौगिक का एक परमाणु है, एक यौगिक का एक परमाणु है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, तो ऑप्शन डी ये गलत है, क्योंकि ये एक यौगिक का एक परमाणु, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत है, ए बी सी सही है। कौन गलत है? इसमें क्वेश्चन कहा गया कौन गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसका थ्योरिकल देखिए 24 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया क्वेश्चन में एक यौगिक का एक परमाणु कथन गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक का वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक यौगिक से संयोग से बनता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया निश्चित अनुपात, समांगता, विशिष्ट गुण, ऊर्जा परिवर्तन, पृथक्करण तथा रासायनिक बंधन आदि यौगिक की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में वायु गैसों एवं जलवाष्प का मिश्रण होता है। वायु गैसों एवं जलवाष्प का मिश्रण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, शुद्ध वायु समंग मिश्रण है। शुद्ध वायु क्या है? समंग मिश्रण है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से मिलने से बनता है तथा जिसे पृथक किया जा सकता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। अब इसका थ्योरिकल देखिए, क्योंकि पुनर्जनन और मुकुलन दोनों करता है कौन? हाइड्रा। इसका आंसर आप देखिए, इसका थ्योरिकल देखिए, इसका थ्योरिकल देखिए 27 में क्या कहा गया, हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। उसके बाद कहा गया अलैंगिक प्रजनन के प्रकार और उदाहरण निम्न हैं। उसके बाद देखिए जन है, ये उदाहरण है। एक नंबर में क्या कहा? विखंडन। विखंडन में क्या? द्विखंडन कौन कौन करता है? अमीबा, पैरामेसिया, लैम्सेनिया आदि। उसके बाद देखिए विखंडन में बहुविखंडन में क्या बहुविखंडन कौन है? सिर्फ खाली प्लाज्मोडियम, सिर्फ प्लाज्मोडियम क्या है? बहुविखंडन है। अब विखंडन में आता है द्विखंडन में कौन हो जाएगा? अमीबा, पैरामेसिया, लैम्सेनिया आदि। अब बहुविखंडन में सिर्फ प्लाज्मोडियम। सब आ जाकर क्या चीज़ में आ जाएगा? एक नंबर विखंडन में आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया मुकुलन कौन कौन आता है इसमें? उदाहरण हाइड्रा, ईस्ट। कौन? हाइड्रा और ईस्ट आता है कौन में? मुकुलन में। 3 नंबर में बीजाणु का निर्माण किस में होता है? राइजोसप में, म्यूकर में आदि। राइजोपस, म्यूकर, इस सब में क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। 4 नंबर में
पुनः जनन किसमें होता है? हाइड्रा प्लेनेरिया में। किसमें होता है? हाइड्रा प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनः जनन। उसके बाद खंडन, 5 नंबर में खंडन किसमें होता है? समुद्री एनीमोन में। समुद्री एनीमोन में होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में कायिक प्रबंधन किसमें होता है? हरी घास में, बाइकोफाइलम में, मनी प्लांट में, आलू में, प्याज में, केला में आदि में क्या होता है? कायिक प्रबंधक होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में कहा गया गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब की सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? बताइए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोल, ध्रुव। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है या ध्रुव। ऑप्शन ए आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 28 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब की सतह के केंद्र को पोल या ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आगे। उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः गोले का केंद्र दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए क्वेश्चन, दर्पण के वक्ता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाले रेखा दर्पण की प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वक्ता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, फोकस दूरी बराबर वक्ता त्रिज्या बटा 2, लेकिन इसका मतलब होता है r/2। फोकस f बराबर r/2 होता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? निम्नलिखित में से क्या कहा? क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने का नियम दिया? बताइए। 30 का आंसर। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स कूलम। कौन दिए थे? चार्ल्स कूलम। ऑप्शन ए आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए। अब देखिए इसका थ्योरिकल देखिए। 30 का क्वेश्चन में कहा गया चार्ल्स कूलम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया कूलम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशित के बीच कार्य करने वाले बल के लिए दो नियम प्रतिपादित किया। पहला में आवेश के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुकंपाती होता है। दूसरा में कहा गया दो आवेशों के बीच का आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के बीच की वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे इसका और 30 का दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, F अनुपात Q1 Q2, F अनुपात 1/r²। उसके बाद F बराबर K Q1 Q2 बटा r², जहाँ K बराबर 1/4 पाई, उसके बाद बराबर 9 × 10⁹। तो इसके बाद क्वेश्चन में देखिए कहा गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यह नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम कहलाता है। यह नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है। उसके बाद देखिए कहा गया क्वेश्चन में आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। उसके बाद क्वेश्चन आगे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। उसके बाद
आगे क्वेश्चन, विद्युत धारिता का ऐसा मतलब फैराडे होता है। विद्युत धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है? फैराडे होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 32 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनियम। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो अमोनियम एक धनायन है। ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 32 का थ्योरिकल देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया? अमोनियम NH4 के पावर प्लस एक धनायन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कहा गया, अमोनियम नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड है। अमोनियम नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हेबर विधि द्वारा किया जाता है। इसका क्या उदाहरण है? N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2। उसके बाद तीर का चिन्ह एक सीधा गया, एक विपरीत गया। उसके बाद 2NH3 प्लस 24,000 कैलोरी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, अमोनिया को सर्वप्रथम पिस्टले ने बनाया था। अमोनिया को सर्वप्रथम किसने बनाया? पिस्टले ने बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया, अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, अमोनियम लवण, कृत्रिम रेशम, आंसू गैस, विस्फोटक, बर्फ आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया, द्रव अमोनिया का प्रयोग परिशीतलन के लिए किया जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में कहा गया, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका USA के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बूथ स्कूल शिकागो। इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला? तो बूथ स्कूल शिकागो। अब इसका थ्योरिकल देखिए 33 का। 33 का थ्योरिकल देखिए। क्वेश्चन में कहा गया, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के USA के बूथ स्कूल शिकागो विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया, रघुराम राजन RBI के 23वें गवर्नर थे। रघुराम राजन RBI के 23वें गवर्नर थे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, रघुराम राजन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी थे। रघुराम राजन जो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, ये 2003 से 6 तक वे IF के प्रमुख अर्थशास्त्री और अनुसंधान निर्देशक भी थे। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया, रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट लाइन, हाउ हिडन कैपिटल थ्रेटन्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक आदि। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन।
34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 में कहा गया पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष के प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषण। विषण इसका क्या होता है? पुरुष के प्राथमिक यौन अंग कौन होता है? विषण होता है। ऑप्शन टेस्टिस्ट, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 34 देखिए, 34 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया पुरुष में प्राथमिक यौन अंग विषण है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया मनुष्य का नर जनन तंत्र निम्नलिखित में अंगों का बना होता है। मनुष्य का नर जनन तंत्र निम्नलिखित अंगों का बना होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया 1 नंबर में वृषण एवं वृषकोश, दूसरा अधिक वृषण, तीसरा शुक्रवाहिनियाँ, चौथा शुक्राशय, पांचवा मूत्रमार्ग, छठा शीशन एवं उसका सातवां पोस्टेट तथा काउप्स ग्रंथियाँ। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलिए। आगे क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 में कहा गया निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 35 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया क्वेश्चन में निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया प्रकाश का वेग समानतः c बराबर 1/, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद इसका क्या सी का मान क्या दिया हो गया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक पारसेक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमन ने ज्ञात किया था। प्रकाश वर्ग का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.19 मिनट का समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.19 मिनट समय लगता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या है? यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या है? बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर, क्योंकि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए 39 का थ्योरिकल देखिए।
कहा गया यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CuSO4 प्लस Fe, तीर का चिन्ह FeSO4 प्लस Cu। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन एवं अभिकारक दोनों का अनुसूत्र समान होता है और अंतर सिर्फ परमाणुओं के जुड़ने अर्थात संरचना में आता है तो इस अभिक्रिया को पुनर्स्थापना अभिक्रिया या समावी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या कहा गया NH4 CNO, तीर का चिन्ह NH2CO NH2 अमोनिया साइनेट, ये क्या है यूरिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है, बताइए। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 47 का आंसर ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। आगे देखिए इसका थ्योरिकल 47 का कहा गया सानिया मिर्जा हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। खिलाड़ी है यहाँ खेल है। 1 नंबर में मेजर ध्यानचंद किस खेल से है? गोल से। दूसरा में अभिनव बिंद्रा किस से? ए शॉर्ट हिस्ट्री से। तीसरा मैरी कॉम क्या है? उसके बाद देख सकते हैं इसके सामने वाला है। उसके बाद देखिए कपिल शर्मा। उसके बाद देखिए आगे मिल्खा सिंह मी रेस ऑफ माय लाइफ। उसके बाद 6 नंबर साइना नेहवाल क्या है? प्लेइंग टू विन। तो जैसे देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो खिलाड़ी और खेल। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्योंकि लंबा जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, जो छोटा मोटा है उसको हम कवर कर लेते हैं, लेकिन बड़ा लॉन्ग टाइप का जो समझ से बाहर है उसको हम सॉल्व हमसे नहीं हो पाता है। क्योंकि इंग्लिश इसमें जो है जो बड़ा है उसको थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग जो अगर जानते होंगे तो आप लोग आपरूपी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं बताइए। 50 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 50 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए 50 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया क्वेश्चन में संक्रमण तत्व वह तत्व है जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया वे तत्व जिनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है या जिन तत्वों का डी कक्षक आंशिक भरा हुआ रहता है उन्हें संक्रमक धातु कहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया वर्ग 3 से 11 में पाए जाने वाले ए ब्लॉक के तत्व संक्रमक तत्व कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमक धातु तत्व कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कहा गया संक्रमण तत्व का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है।
उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन ए आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए 55 का। 55 का थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन में एम कहा गया विश्व के सबसे खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया भारत में सबसे अधिक तटीय क्षेत्र गुजरात राज्य का है। भारत में सबसे अधिक तटीय क्षेत्र गुजरात राज्य का है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में से होता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में स्थित है। आगे क्वेश्चन में कहा गया विश्व का सबसे खारे पानी का झील वन झील है। विश्व का सबसे खारे पानी का झील वन झील है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया भारत में सबसे खारे पानी का झील सांभर झील है। भारत में सबसे खारे पानी का झील कौन है? सांभर झील है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखिए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजक है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजक है। तो बताइए 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजक है। किसका है? स्थिति ऊर्जा का। ऑप्शन ए आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए 57 का। 57 का थ्योरिकल देखिए कहा गया यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का संयोजक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल बहते हुए पानी में, गतिशील वाहनों में, बंदूक से छोड़ी गई गोली में, बहते हुए पवन में। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में किसी वस्तु के रूप में स्थिति स्वरूप आकार एवं पृथ्वी से ऊंचाई के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल में तने हुए धनुष में, ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया में, ऊंचाई पर संगीत जल में, तने हुए गुलेल में, उठाए हुए हथौड़े में। यह इसमें क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? बताइए 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया, इसका हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। जिसमें मानव मस्तिष्क का हिस्सा का कौन सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन बी आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए 59 का। 59 का थ्योरिकल देखिए कहा गया अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह भाग है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन इसका और दिया गया क्वेश्चन 59 का और 59 का जैसे कि आप देख सकते हैं 59 का। उसके बाद कहा गया मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पक्ष मस्तिष्क। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अग्र मस्तिष्क को परमस्तिष्क और डायनोसेफ्लॉन कहते हैं। उसके बाद
पश मस्तिष्क को, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पर मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, पर मस्तिष्क चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, प्रेम, घृणा, भय, हस्त, कष्ट का केंद्र है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में, डायनोसफ्लोन अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 में कहा गया, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सी यौगिक उत्पन्न होता है? बताइए 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए 60 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है, जैसे Mg+O2 तीर का चिन्ह MgO। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कहा गया, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का आवश्यक संगठक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, मैग्नीशियम एक अपचायक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, यह प्रतिदीप्तशील प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, मैग्नीशियम के उपयोग फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में, गिगनार्ड अभिकर्मक बनाने आदि में होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? बताइए 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेथेन। कि क्वेश्चन में कहा, महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? तो मेथेन, ऑप्शन बी आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए 63 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया क्वेश्चन में, महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा मेथेन अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है। आगे कहा गया, मेथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मेथेन जो है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा, मेथेन को मास गैस भी कहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया, लैब में मेथेन सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मेथेन प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया, मेथेन की आकृति समचतुर्फलीय होती है। आगे क्वेश्चन में कहा गया, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? बताइए 73 का बताइए। 73 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 73 का तो 73 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठोस विलयन। क्योंकि क्वेश्चन में कहा एक मिश्रण धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। ठोस विलयन, ऑप्शन सी। अब इसका थ्योरिकल देखिए 73 का। 73 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया क्वेश्चन में, एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। उसके बाद कहा गया, दो या दो से अधिक पदार्थ के ऐसी समांगी
मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है विलयन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन को सॉल कहते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलय कहते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है।